प्रश्न 1। 7x और 21x² का सार्व गुणनखंड होगा। तो प्रश्न 1 में क्या दिया हुआ है? 7x और 21x² 21x² का सार्व गुणनखंड। तो लिखेंगे 7x और 21x² का सार्व गुणनखंड है। तो देखिए 7x और 21x² का सार्व गुणनखंड क्या है? तो सार्व गुणनखंड मतलब होता है कि जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, जैसे सार्व गुणनखंड को हम महत्तम समापवर्तक भी कह सकते हैं। तो 7x है और यहाँ पे 21x² है। तो 7 से 21 कट जाता है। देखिए 7 या 21, तो 7 क्या हो गया? 7 और 21 का महत्तम समापवर्तक हो गया, क्योंकि 7 से बड़ा और कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों का गुणनखंड हो। ठीक है, तो 7 यानी 7 सबसे बड़ा संख्या है जो 7 और 21 जिससे विभाजित हो जाता है। तो 7 से 21 कट जाता है, यानी 7 हो गया सार्व गुणनखंड 7 और 21 का। लेकिन यहाँ पे x भी है और यहाँ क्या है? x² है। तो देखिए यहाँ पे x का घात 2 है और यहाँ पे x है, तो x दोनों में है, यानी x लिख देंगे। तो 7x और 21x² का सार्व गुणनखंड 7x और 21x² का सार्व गुणनखंड है 7x। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 7x। दूसरा में पूछ रहा है 21x² और -14x का सार्व गुणनखंड। तो लिखेंगे का सार्व गुणनखंड है तो 21x² और -14x का सार्व गुणनखंड। तो 21 और 14 देखिए 7 से कट जाता है, 7 या 21, 7 दूना 14, यानी 7 से और कोई बड़ा संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो 7 हो गया इन दोनों का महत्तम समापवर्तक, यानी 7 सबसे बड़ा संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर रहा है। तो 7 लिख लेंगे। अब x² यहाँ पे है, x यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x का घात 2 है, यानी x दोनों में है, तो बस x लिख देंगे। तो 21x² और -14x का सार्व गुणनखंड क्या हो गया? 7x। तो इसका भी उत्तर 7x होगा, यानी विकल्प बी में दिया हुआ है 7x। ठीक है, और पहला में विकल्प ए में दिया हुआ है 7x। तीसरा 6x³ और 8x² का सार्व गुणनखंड है। तो 6x³ यानी 6x का घात 3 और 8x² का सार्व गुणनखंड पूछ रहा है यहाँ पे। तो 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 से 6 भी कटता है, 2 से 8 भी कटता है। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 से बड़ा कोई और संख्या नहीं है जो 6 और 8 को विभाजित करेगा यहाँ पे।
ठीक है, तो 2 हो गया इन दोनों का महत्तम समापवर्तक, क्योंकि 2 सबसे बड़ा संख्या है जो 6 और 8 को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे एक्स का घात 3 है, यहाँ पे एक्स का घात 2 है, तो एक्स का घात 2 तो इसमें होगा ही, और एक्स का घात 2 यहाँ पे है, तो एक्स का घात 2 यानी 2x स्क्वायर। इसका उत्तर क्या होगा? 2x स्क्वायर। तो 6x क्यूब और 8x स्क्वायर बाई का सार गुणनखंड है 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर जो है इन दोनों में मौजूद है। तो इस तरह प्रश्न 3 हल करेंगे। रिक्त स्थानों को भरें। 7x, तो ए में है 7x, 21x स्क्वायर और -14xy का सार्व गुणनखंड होगा। तो प्रश्न 4 का ए, देखिए क्या दिया हुआ है, 7x, 21x स्क्वायर, -14x, -14x का सार्व गुणनखंड। तो लिखेंगे का सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? तो इन तीनों का सार्व गुणनखंड पूछ रहा है, रिक्त स्थान है वहां पे भर देना है। तो देखिए हम जो भी लिखेंगे उसको रिक्त स्थान में भर दीजिएगा। तो 7x, 21x स्क्वायर -14xy, तो देखिए 7 पहले हम संख्या ले लेंगे, 7 है, 21 है, -14 है, यानी 14 है, ठीक है। तो 7 से देखिए तीनों कट रहा है, 7 तिया 21, 7 दूना 14, तो सबसे पहले 7 लिख लेंगे, क्योंकि 7 तीनों का महत्तम समापवर्तक हो गया, क्योंकि 7 से तीनों कट रहा है, 7 गुना 1 7, 7 तिया 21, 7 दूना 14, यानी 7 गुना -2 क्या हो जाएगा? 14, -14, ठीक है। तो 7 इन तीनों, 7 से ये तीनों कट रहा है। अब x इसमें है, x का घात 2 है, यहाँ पे x है, तो देखिए x तीनों में है तो बस x लिख देंगे, यानी इसका उत्तर हो गया 7x। इसका उत्तर क्या हो गया? 7x। तो रिक्त स्थान में हम क्या भर देंगे? 7x। b, तो b में कह रहा है एक्स क्यू, -22x स्क्वायर, -22x स्क्वायर का सार्व गुणनखंड, का सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका रिक्त स्थान में भर देना है, तो इसको आप लोग रिक्त स्थान में भर दीजिएगा, हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्स क्यू और -22x स्क्वायर का सार्व गुणनखंड, तो दोनों में क्या मौजूद है? देखिए x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 3 है, तो x का घात 2 दोनों में हो गया, x का घात 2, यहाँ पे x का घात 3, तो x का घात 2 इसमें तो होगा ही, क्योंकि x का घात 3 है, ठीक है। तो x का घात 2, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? x का घात 2, क्योंकि x का घात 2 जो है दोनों में है, ठीक है। तो एक्स क्यू -22x स्क्वायर का सार्व गुणनखंड बराबर x स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। सी में है 36a स्क्वायर बी स्क्वायर सी का घात 4, 36a स्क्वायर बी स्क्वायर सी का घात 4, 54 ए का घात 5 सी का घात 2, 90 ए का घात 4 बी का घात 2
c का घात 2 का सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए 36a² b² c का घात 4 फिर कॉमा है 54 a का घात 5 c का घात 2 फिर कॉमा 90 a का घात 4 b का घात 2 c का घात 2 का सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? तो 36, 54 और 90, 36, 54 और 90 का अगर हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 36, 54 और 90 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 18। कैसे होगा? तो देखिए 36, 54 और 90 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। देखिए 3 से भी 36 कटेगा, 54 भी 3 से कटेगा और 90 भी 3 से कटेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा संख्या इन तीनों को काटेगा वही इन तीनों का सार्व गुणनखंड होगा। तो 18, देखिए 18 से बड़ा कोई और संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर सकता है, यानी 18 हो गया इन तीनों का महत्तम समापवर्तक यानी सार्व गुणनखंड। क्योंकि 36, 90 और 54 तो 2 से भी कटता है, 3 से भी, 6 से भी, ठीक है, 9 से भी। लेकिन जो सबसे बड़ा संख्या इन तीनों को काटेगा वही सार्व गुणनखंड होगा यानी महत्तम समापवर्तक। तो 36, 54 और 90 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो 18 होगा, यानी 18 सबसे बड़ा संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर देगा। तो 18 सार्व गुणनखंड हो गया 36, 54 और 90 का। अब a² है यहाँ पे a का घात 5 है, यहाँ पे a का घात 4 है। देखिए a का घात 2 है, a का घात 5 है और a का घात 4 है, यानी a का घात 2 तीनों में है, क्योंकि सबसे कम घात यहीं पे है, बाकी सब ज़्यादा ज़्यादा है। अब b का घात 2 है, यहाँ पे b का घात 2 नहीं है, तो b का घात 2 तीनों में नहीं है, तीनों में रहेगा उसी को लिखना है। अब c का घात 4 है, c का घात 2 है, c का घात 2 है, तो c का घात 2 तीनों में है। तो 36 a² b² c का घात 4, 54 a का घात 5 c का घात 2 और 90 a का घात 4 b का घात 2 c का घात 2 का सार्व गुणनखंड हो जाएगा 18 a² c²। तो हम रिक्त स्थान में भर देंगे 18 a² c²। तो देखिए रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? 18 a² c²। डी, तो डी में है 2x³ y², कॉमा देंगे 10x² y³, कॉमा देंगे 14xy का सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? तो 2x³ y², कॉमा 10x² y³, कॉमा 14xy का सार्व गुणनखंड। तो 2 से 10 भी कटता है, 14 भी कटता है। देखिए 2 बचे 10, 2 सते 14, यानी 2 हो गया इन तीनों का सार्व गुणनखंड। 2, 10 और 14 का महत्तम समापवर्तक 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 सबसे बड़ा संख्या है जो इन तीनों को काट रहा है। ठीक है, अब x का घात 3 है, यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x है, तो x तीनों में है, x लिख देंगे यहाँ पे। y का घात 2 है, y का घात 3 है, y है, यानी y तीनों में है। तो जो तीनों में मौजूद है वही हो जाएगा सार्व गुणनखंड। तो इसका उत्तर हो गया 2xy, यानी रिक्त स्थान में हम क्या भर देंगे? 2xy। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे।